हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का ही टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करना था और जो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम थे वो करना था। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो इंडिया को सॉल्व करना था। तो वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंगेज नहीं होना चाह रहा था या वो इच्छा नहीं जता रहा था कि मुझे इस सेक्टर में आकर के इस चीज़ को भी डेवलप करना है। देन वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ने अपने आप को वहाँ पर इंगेज किया, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर आगे आया और आगे आकर के इन सारी चीज़ों पर उसने काम किया और धीरे धीरे करके आज हमारा देश का इकोनॉमी या हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है और हम लोगों ने बहुत किया भी है। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड टू अचीव 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, पब्लिक सेक्टर को इंडिया में क्रिएट किया गया था 2 ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ओके, हमारे पास जब तक एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाइनल का अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो हम लोग उसी मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं कि हम लोग कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इंडिया भी जब आज़ाद हुआ, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्टिव बना लिए। गवर्नमेंट ने 2 ऑब्जेक्टिव सामने रखा और उसी के अकॉर्डिंग उसने काम को स्टार्ट किया। पहला ऑब्जेक्टिव था टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देश का जो इकोनॉमिक ग्रो है, इकोनॉमिक स्पीड है, उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर अच्छा नहीं होगा तो वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर एक व्यक्ति कुछ कमाएगा ही नहीं तो वो अपने नीड्स को कैसे पूरा करेगा। उसी प्रकार अगर हम जिस देश में रहते हैं और उस देश का जो इकोनॉमिक लेवल है या जो स्पीड है वो बहुत स्लो है या कम है, तो वहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे और वो देश भी उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ऑब्जेक्टिव को रखा है economic growth of the country. Next we have is to achieve a more equitable distribution of income and wealth among people. देश में जो लोग रहते हैं जिन्हें हम सिटीजन्स बोलते हैं, उनके का जो इनकम है या उनका जो वेल्थ है, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम इक्विटेबल यानी इक्वल रखेंगे या इक्वल करने का प्रयास करेंगे। अगर जिस भी देश का लेवल, उनके जो सिटीजन्स का जो लेवल ऑफ इनकम है या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यही सोच लें कि हमारे देश में अगर जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों का जो इनकम होगा उसमें कहीं ना कहीं हम इक्वल करने का प्रयास करेंगे या जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किसको, डिफरेंसेस को हम कम करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए पब्लिक सेक्टर को क्रिएट किया गया ताकि हम अपने सिटीजन्स को, पीपल का जो इनकम है, जो उनका वेल्थ है, वहाँ पर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए और सभी लोगों को हर एक चीज़ हम अवेलेबल करवा पाए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इसके रोल की बात करते हैं तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such activities. Okay, infrastructure refers to all such activities and facilities, वो सारी activities और facilities which are needed to provide different kind of services is an economy. इकोनॉमी में जो हम चीज़ों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं या हम जो काम करना चाहते हैं या जो एक्टिविटी करना चाहते हैं या जो फैसिलिटी हमें चाहिए, वो सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना था उसने। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो हम देश में बहुत सारी चीज़ों को बना नहीं पाएंगे, हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ों में इंगेज नहीं हो पाएंगे। ओके, इट इंक्लूड्स, अब ये क्या इंक्लूड करता है? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करता है? हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या डेवलप करेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, देश के पास एक अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बैंक्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हिंड्रेंस को दूर करता है, वो बाधाओं को दूर करता है। वो जो प्लेस का हिंड्रेंस है, प्लेस का बाधा है, वो उसको दूर हम कैसे कर पाएंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कर पाएंगे। अगर हम देश की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना चाहते हैं, गैदर करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ चीज़ें कहीं अवेलेबल है, कुछ चीज़ें कहीं और अवेलेबल है। अब अगर हमें प्रोडक्शन करना है, बिजनेस करना है, तो हमें एक प्लेस पे तो उन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कैसे दूर कर पाएंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस चीज़ को हम दूर कर पाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? बहुत सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया, जिसके माध्यम से जो हिंड्रेंस था, जो बाधाएं थी, वो धीरे धीरे करके दूर हो गई। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो कहीं और जा कर के फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो गया। जो रॉ मटेरियल हमारे पास था वो कहीं और गया, जो कहीं और था वो हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दिया, गुड्स को भी एक्सचेंज कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, कम्युनिकेट अगर हम नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के आइडियाज़, थिंकिंग, नॉलेज को अगर हम लोग एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रह जाएंगी। तो कम्युनिकेशन का भी बहुत सारा मोड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और जिसके माध्यम से आज हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और हमने अपने सिटीजन्स को भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर होगा तो वो किसको हैम्पर करेगा? वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करेगा। देश का अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, ग्रो करना है अपने देश के इकोनॉमी को, तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छा होगा। In order to achieve rapid industrialization, the country required sound infrastructure. अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में अचीव करना है, ज़्यादा डेवलप करना है, तो हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तभी जा कर के हम अपने देश की हर एक चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर के चल सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छा बिजनेस करना है, तो बिजनेस तो ऐसे हम टेंट लगा करके नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही जा करके तो फील्ड में हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बिल्डिंग की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर जा कर के हम अपने मशीनरी को लगा सकते हैं, मशीनरी को इनबिल्ड कर सकते हैं, और वो मशीनरी हमारे प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करेगा। हमारे वर्कर्स वहाँ जा कर के सेफली काम कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा महंगा टेक्नोलॉजी को परचेज करते हैं या ज़्यादा हेवी मशीनरी को हम लोग खरीदते हैं, तो उसको तो ऐसे ही हम लोग नहीं रख सकते। उसके लिए तो हम लोगों को एक प्रॉपर प्लेस की आवश्यकता होगी, एक बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। ओके, तो हम अगर हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम अगर उसी समय अगर हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, एक अच्छा प्रॉपर प्लेस मिल गया जहां पर हम जाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने चीज़ों को गैदर या एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो हम
बहुत सारी प्रॉब्लम से ओवरकम भी हो सकते हैं। द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हेवी इंडस्ट्रीज और टू डेवलप इट इन मेनी मैनर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसने इनिशिएटिव नहीं दिखाया, उसने स्टार्ट नहीं किया कि मुझे भी आकर के इस एरिया में या इस सेक्टर में डेवलप करना है। उसने केवल ये सोच लिया कि अगर मैं पहले जाकर के इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता उसने ये सोचा होगा कि अभी तो देश आज़ाद हुआ है, अभी तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर हम जाकर के वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जाकर के वहाँ पर हम पैसा लगाते हैं, तो हो सकता है कि हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिले, या प्राइवेट सेक्टर ने ये सोच लिया कि मैं उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा तो मैं वहाँ इन्वेस्ट क्यों करूं। एट दैट टाइम अगर पब्लिक सेक्टर वहाँ पर जाकर के इन्वेस्ट नहीं करता तो शायद आज हम लोग इस हालत या इस स्टैंडर्ड में नहीं होते। तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ने इनिशिएटिव नहीं लिया, वहां पर जाकर के इन्वेस्ट नहीं किया इन हेवी इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़े कारखाना, बड़े से बड़ा इंडस्ट्री लगाने में प्राइवेट सेक्टर ने इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसके कारण वहां पर थोड़ा सा जो एक सपोर्ट होना चाहिए पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं लैक कर गया था। लेकिन पब्लिक सेक्टर ने वो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से निभाया और आज हमारे पास हर एक चीज़ें अवेलेबल है और आज प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ एक साथ मिलकर के काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मेड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू, अब पब्लिक सेक्टर जो है वो कहाँ इन्वेस्ट मेनली किया है तो बहुत सारा सेक्टर, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोर सेक्टर लाइक स्टील प्लांट, कोर मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर हमने पहले फोकस करना चाहिए वहां पर किया। पब्लिक सेक्टर ने वही जगह पे ज़्यादा फोकस किया जो कोर यानी इंपॉर्टेंट उसको लगा, लाइक स्टील प्लांट, सिविल एविएशन, रेलवेज। अगर ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होती, अगर रेलवे ही की बात करें हम, अगर रेलवे डेवलप नहीं होता या रेलवे पर काम अगर पब्लिक सेक्टर नहीं करता तो हमें चीप रेट का ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल नहीं हो पाता और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गुड्स है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं हो पाता और ह्यूमन बीइंग भी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ट्रैवल नहीं कर पाते। अगर हम रेलवे की केवल बात करते, लेकिन रेलवे के साथ साथ और भी अलग अलग सेक्टर हैं जिस पे पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट वी हैव विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। अगर हम लोग रेलवे, स्टील प्लांट और एविएशंस की बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ा अमाउंट की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, अगर हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हाई टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें तो हमें इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, बिग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों का, अगर हम स्टील प्लांट की बात करते हैं तो स्टील प्लांट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता होगी, बड़े स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जहां जाकर के हम उन सारी चीज़ों को अरेंज कर पाएँ जिन चीज़ों की आवश्यकता उस प्लांट में होगी। अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम कहाँ से कर पाएंगे अच्छे से प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एरिया लाइक फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर ने उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा कि वहाँ भी हमें जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लाइक फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, वेयर प्राइवेट इंटरप्राइजेज आर नॉट फंक्शनिंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर हम पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं या फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो उन सेक्टर में भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिज़ायर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा था, या जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो उतना इंटरेस्टेड नहीं था काम करने में। लेकिन उस टाइम पे भी
पब्लिक सेक्टर में फोकस किया, पब्लिक सेक्टर ने फोकस करके उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चल करके आज इस टाइम तक लाया है। प्रोवाइड डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ओके, एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि अगर हम लोग आज यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अगर आज हम लोग यहाँ पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर में हमें इसका कितना फ़ायदा होगा, हम कितना बेनिफिट कमाएंगे, इन सारी चीज़ों को भी उसने ध्यान में रखा। लाइक होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स, तो इन तरीके की चीज़ों को भी डेवलप किया ताकि हमको जो फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अगर हम होटल की बात करें तो होटल से आज फ़ायदा हो, और आज हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लेसेस पे नंबर ऑफ होटल्स खोले जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर होटल्स भी ओपन किए। तो होटल ओपन करने का मेन कारण ये था कि अगर अभी हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में तो प्रॉफिट होने का चांसेस है, हम इसी इन्वेस्टमेंट से ही प्रॉफिट कमाएंगे। ये पब्लिक सेक्टर ने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया और उसी डायरेक्शन में उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। अगर ये इंश्योर नहीं करता या डायरेक्ट नहीं करता तो शायद आज जितना हमारे पास होटल्स हैं जहाँ पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम बहुत सारे काम को कर रहे हैं, या टेक्सटाइल है हमारे पास, वो सारी चीज़ें अगर हम उस टाइम नहीं फोकस करते तो आज हम इतना इन सारी चीज़ों में डेवलप नहीं करते, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से तो इन सारी चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस था भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम किया, चीज़ों को एब्जॉर्व किया, उसके बाद इन सारी चीज़ों को डेवलप किया है, जिसे आज हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे देश का इकोनॉमी है वो डेवलप कर रहा है और यहाँ के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, रीजनल बैलेंस। ओके, बैकवर्ड रीजन लेक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। बैकवर्ड रीजन जो था, जो एरिया था, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, कमी रह जा रही थी। एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट कीन टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन सच रीजन। हमारे जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, इसमें जो अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ये काम देते तो प्राइवेट सेक्टर उतना इंटरेस्टेड ही नहीं था कि वो जा कर के नए नए जगह पर इन्वेस्टमेंट करे या उस एरिया में जा कर के वो इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पर वो बैकवर्ड एरिया काउंट हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी कमी थी, जहाँ पे लोग उतने डेवलप नहीं थे। तो वहाँ पर भी जा कर के पब्लिक सेक्टर ने उस एरिया को इन्हांस किया, डेवलप किया, और प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट कीन टू सेट। प्राइवेट सेक्टर की कोई इच्छा ही नहीं थी कि वो बैकवर्ड एरिया में या बैकवर्ड रीजन में जा कर के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करे, वहाँ पर जा कर के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो उतना इंटरेस्टेड नहीं था। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रीज टेंड टू बी कंसंट्रेटेड इन सर्टेन रीजन ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कुछ लिमिटेड एरिया तक सीमित था जब वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल जो पोर्ट एरिया था या जो पोर्ट टाउन्स जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर ईजिली हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो एरिया जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम वहाँ जा कर के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जॉब देते हैं, तो वो एरिया के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर उतना फोकस नहीं कर रहा था या उतना इंटरेस्टेड नहीं था इन सारी चीज़ों को करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने एक सर्टेन एरिया को डिफाइन किया कि मुझे बस यहीं तक काम करना है, मुझे ये एरिया ही डेवलप करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जा रही हैं, तो मैं उस एरिया में क्यों जाऊं जहां पर मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहां पे मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जहां पे मुझे ज़्यादा चीज़ों को
वो जमा करना पड़ेगा, तो वो उतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा था उस एरिया पे। लेकिन अगर हम जिस घर में रहते हैं तो उस घर का जो जितना हमारा बाउंड्री लेवल होता है, जितना हमारा दायरा होता है, हम उन सारी एरिया को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा देश है, वो जितना बड़ा हमारा देश है, तो हमारा भी यही दायित्व बनता है कि हम लोग पूरे एरिया को डेवलप करें। हमारा जो देश का जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उस पूरे बाउंड्री को हम साथ में लेकर के चले और हर सेक्टर पे हम फोकस करें या हर रीजन पे हम फोकस करें। हम कोई सेलेक्टिव रीजन या स्टेट को नहीं चुन सकते हैं कि बस हमें यही फोकस करना है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, तो गवर्नमेंट ने खुद को रिस्पॉन्सिबल कर लिया डेवलपिंग ऑल रीजन एंड स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पार्टीज। ओके, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे नंबर ऑफ लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने क्या क्या कुछ सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे केवल बस इसी एरिया में फोकस करना है, इसी एरिया में ध्यान देना है, मैं उस एरिया में नहीं जाऊँगा जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन एट दैट टाइम गवर्नमेंट और आई कैन से जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, उसने इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसने ये नहीं देखा कि वो कौन सा रीजन है या कौन सा स्टेट है। उसने बस यही इंश्योर किया कि ये मेरे देश का एक पार्ट है, ये मेरे देश का एक हिस्सा है, मुझे इस एरिया को भी डेवलप करना है, यहाँ भी फोकस करना है, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं मुझे इनके बारे में भी सोचना है। अगर वहाँ पर हम केवल एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोचते रहते या एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम फोकस करते, तो आज जितना हम डेवलप कर पाए हैं शायद इतना हम डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सेलेक्टिव एरिया पे ही फोकस कर रहा था। अगर वो केवल उसी एरिया पे फोकस करता रह जाता तो आज केवल वही एरिया डेवलप करता जो हर चीज़ में बेटर था, जहाँ पर चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस एरिया पे भी फोकस किया जहाँ पर चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर किया और उसने क्या किया, बैलेंस्ड वे में किया है। अगर हमारा देश है तो हमारा देश हर एरिया में डेवलप करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर पे फोकस किया, हर स्टेट पे फोकस किया और सबको वो साथ में लेकर के चला, है ना। अगर वो बैलेंस्ड वे में लेकर के नहीं चलता तो हो सकता है कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप करता, साउथ वाला पार्ट कम डेवलप करता, या साउथ वाला ज़्यादा करता नॉर्थ वाला कम करता, या ईस्ट वाला ज़्यादा करता तो वेस्ट वाला कम करता। तो ये एरिया नहीं देखा गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि वो भी मेरे एक देश का पार्ट है, मुझे उस पर भी फोकस करना है, वहाँ भी हमारे सिटीजन्स रहते हैं। तो हम लोगों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना है, अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाना है, तो हम क्यों नहीं वो एरिया भी चुने जहाँ पर इन सारी चीज़ों का अभाव है, कमी है। अगर हम ऐसा देखेंगे कि केवल हम सेलेक्टिव एरिया को देखेंगे तो हो सकता है कि हम आज इतने डेवलप नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नमेंट एम टू लोकेट इंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड रीजन टू रिड्यूस रीजनल डिस्पार्टीज। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि उन एरिया को भी चुन लिया जो एरिया बैकवर्ड था, वहाँ पर जाकर के कुछ इंटरप्राइजेस बनाए, कुछ बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, जहाँ जाकर के गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया रीजनल डिस्पार्टीज या मिसअंडरस्टैंडिंग है या डिस्पार्टीज के अंदर जो है वहाँ पर भेदभाव नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया उस एरिया से या इस एरिया से। उसने हर एरिया को उतना ही वैल्यू किया जितना उसने एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस किया। उसने हर एरिया पे उतना ही ध्यान दिया जितना उसको देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल।
In certain industries like electric power plant, natural gas, petroleum, huge capital and large base are required. ओके अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो इसको भी स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता होगी। अगर हम लोग नेचुरल गैस पेट्रोलियम्स की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होगा ह्यूज कैपिटल का, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे काम करता है, बड़े स्केल पे काम करता है, तो यहाँ भी हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी। टू फंक्शन इकोनॉमिकली सच एरिया वेयर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जब प्राइवेट सेक्टर इनिशिएट नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा है, तो व्हाई डोंट आई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे भी आगे आना चाहिए, और गवर्नमेंट ने उस एरिया को टेकअप कर लिया, है ना। टेकअप करने के बाद गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ने उस एरिया पे भी ध्यान दिया, उस एरिया को भी डेवलप किया, जिस कारण आज हम हर एरिया की बात करें तो हम लोग हर एरिया में उतने डेवलप हैं कि हम चीज़ों को ईजिली अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये हम उस टाइम फोकस नहीं करते तो शायद आज हम लोग उतना नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया मोनोपोली को, ओके, एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। उन प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखा था जिसमें हमारा कस्टमर, जिसमें हमारा पीपल, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि ये काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करोगे या आप होल्डिंग करोगे या आप स्टॉक पहले से जमा कर लोगे, फिर जब उसका दाम या डिमांड बढ़ जाएगा तब उसे सप्लाई करोगे, तो इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट ने पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। तो गवर्नमेंट ने वहाँ जाकर के कुछ काम किए। These enterprises were also established to provide competition. अब पहले जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल था वहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी आ गया। पब्लिक सेक्टर के आने के बाद वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा या कम होने लगा, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ओके, टू प्राइवेट सेक्टर एंड टू चेक देयर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जहाँ पर पब्लिक सेक्टर पहले से नहीं था वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर था, जहाँ पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहा था, अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चल रहा था। लेकिन जब वहाँ पर हमारा पब्लिक सेक्टर आकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जब वहाँ पर आके खुद को उसने इस्टेब्लिश किया, तो हम वहाँ पर देख पाएंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा सतर्क हो गया कि अब मुझे उन प्रैक्टिसेस को नहीं करनी है जो अगेंस्ट जाएगा लॉ के, जो अगेंस्ट जाएगा गवर्नमेंट के। तो उसने धीरे धीरे करके कंपटीशन देना शुरू कर दिया, और इस कंपटीशन के कारण वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप किया, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ पे लोगों को काम मिला, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, उनका लेवल ऑफ स्टैंडिंग बढ़ गया, उनका जो लिटरेसी रेट था वो भी डेवलप कर गया। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये मेन कारण लोग बताते हैं, लेकिन ये जेन्युइन है नहीं, आप पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। पब्लिक इंटरप्राइजेज वेयर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट विच वेयर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। पब्लिक सेक्टर जो था उसने देखा कि हम सारी चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम तो इतने कैपेबल थे नहीं कि हम हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। फाइनेंशियली वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग या वी वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीज़ों को तो पहले इंपोर्ट किया, लेकिन जब बाद में वो सारी चीज़ें हम लोग के अकॉर्डिंग होने लगी या हमारा जो काम है वो ठीक ठाक होने लगा, ठीक से चलने लगा, देन गवर्नमेंट ने उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक STC या MMTC, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, ओके। तो
इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को बाहर से मंगवाया, उन टेक्नोलॉजी को हमने इंपोर्ट किया जो हमारे डेवलपमेंट में हमारा हेल्प कर सकती थी, उन टेक्निक्स को हम लोगों ने देखा, उन मशीनरी को हम लोगों ने इंपोर्ट किया जो हमारे प्रोडक्शन को और बेटर बना सकती थी। लेकिन टाइम के अनुसार धीरे धीरे जब हम लोग स्टेबल होना शुरू हो गए, जब हमने अर्निंग करना शुरू कर दिया, जब हम उसी बिजनेस से, उसी सेक्टर से हम जब प्रॉफिट कमाने लगे, तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, अब उन सारी चीज़ों को खुद वो एक्सपोर्ट करने लगे। जिसको पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब हमने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। और ये श्रेय जाता है MMTC को, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो देश में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए अगर सफिशिएंट है, वहाँ पर अगर सामान बच जा रहा है, तो हम उस चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इंपोर्ट तब भी कर सकते हैं जब हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर होगा। अगर हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर नहीं होगा तो हम लोग उस चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसने बहुत फोकस किया और हमको डेवलपमेंट की ओर लेकर के वो आ गया। थैंक यू।